सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11वें गणित का एक नया पार्ट बायनोमियल थ्योरम को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बाद हम बायोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम कक्षा 12वीं में गणित में समाकलन पार्ट यानी इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे और बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट को और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय की परिभाषा, पास्कल त्रिभुज तथा कुछ विशेष विधियां। द्विपद प्रमेय यानी दो पद। हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि यदि a जमा b की घात 0 होगी तो वह 1 के बराबर होगा। उसी प्रकार a जमा b की घात 1 बराबर होगा a जमा b। उसी प्रकार a जमा b का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। उसी प्रकार a जमा b क्यूब बराबर होगा a क्यूब जमा 3a स्क्वायर b जमा 3ab स्क्वायर जमा b क्यूब। अब यदि हमें a जमा b की घात 4 निकालना है तो वह हम a जमा b का स्क्वायर गुणा a जमा b का स्क्वायर करेंगे, तो वह बराबर होगा a की घात 4 जमा 4a क्यूब b जमा 6a स्क्वायर b स्क्वायर जमा 4ab क्यूब जमा b की घात 4। अब दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यह एक त्रिभुज की आकृति बना रहा है, जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे और इसका नाम पास्कल त्रिभुज होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यदि जैसे जैसे हम a जमा b की घात बढ़ाते जा रहे हैं, कैलकुलेट करना मुश्किल होता जा रहा है, तो यदि हमें a जमा b की घात 5 का पता करना है या फिर a जमा b की घात 6 या उससे बड़ी घातों का पता करना है, तो वह हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों गणित में इसके लिए एक टेक्निक या तकनीक है, जिसे हम बोलेंगे द्विपद प्रमेय यानी बायनोमियल थ्योरम। चलिए पास्कल त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं, पास्कल त्रिभुज के पहले और आखिरी अंक हमेशा 1 होगा और उनके बीच वाले अंक ऊपर के 2 अंकों का योग होगा। उदाहरण के लिए यहाँ दूसरी पंक्ति में यानी दूसरी रो में 1 और 1 है, तीसरी पंक्ति में 1, 2 और 1 होंगे, तो ये तीसरी पंक्ति का 2 ऊपर की 2 पंक्तियों का योग होगा। पास्कल त्रिभुज आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। पास्कल त्रिकोण द्विपद गुणांकों को त्रिभुज के रूप में प्रस्तुत करने से बनता है। पश्चिमी जगत में इसका नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया है। द्विपद प्रमेय का सूत्र: यदि x, a
दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा n और k दो सकारात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो सूत्र होगा x जमा a की घात n बराबर समेशन यानी योग k 0 से n तक n c k x की घात k गुणा a की घात n माइनस k, जहां n c k बराबर होगा n फैक्टोरियल भाग k फैक्टोरियल गुणा n माइनस k का होल फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बराबर होगा n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 गुणा तब तक जब तक ये 3, 2 और 1 के बराबर नहीं हो जाता। आगे पढ़ते हैं। x जमा y की घात n की सामान्य संख्या। दोस्तों, सामान्य संख्या यानी जनरल टर्म बराबर होगी t k प्लस 1 बराबर n c k x की घात n माइनस k गुणा y की घात k। तो ये जनरल टर्म t से डिनोट करेंगे, जहां t k प्लस 1th पद को संबोधित करेगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू यानी या तो बड़ा या उसके बराबर होगा। और दूसरी बात, जितनी x जमा y की घात रहेगी द्विपद प्रमेय में, उससे कुल एक ज्यादा पद होंगे। उदाहरण के लिए a जमा b का स्क्वायर यानी a जमा b की घात 2 में कुल कितने पद हुए? a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर यानी घात 2 है और पद उससे एक ज्यादा 3। चलिए अब कुछ विशेष विधियां देख लेते हैं। a जमा b की घात n बराबर होगा nc0 a की घात n जमा nc1 a की घात n माइनस 1 गुणा b की घात 1 जमा nc2 a की घात n माइनस 2 गुणा b स्क्वायर अप टू सो ऑन ncn, जहां nc0 पहला पद होगा, nc1 दूसरा पद होगा, nc2 तीसरा पद होगा। अब दोस्तों, यदि हम a जमा b की घात n को घटाएंगे a माइनस b की घात n से, तो देखते हैं क्या मिलेगा। हमें 2 गुणा nc1 a की घात n गुणा b की घात 1 जमा nc3 a की घात n माइनस 3 गुणा b क्यूब जमा nc5 a की घात n माइनस 5 b की घात 5 ऐसे चलते हुए। तो यह ध्यान से देखेंगे तो यह होगा 2 गुणा सम स्थानों पर शब्दों का योग यानी इवन जगहों पर शब्दों का योग, क्योंकि nc1 जैसा ऊपर पढ़ा दूसरा पद है। अब दोस्तों देखते हैं, a जमा b की घात n को यदि हम योग करेंगे a माइनस b की घात n से, तो हमें क्या मिलेगा? यह होगा 2 गुणा nc0 a की घात n b की घात 0 जमा nc2 a की घात n माइनस 2 b स्क्वायर जमा nc4 a की घात n माइनस 4 b की घात 4 अप टू सो ऑन। अब यहां ध्यान दीजिए, यह होगा 2 गुणा विषम स्थानों पर शब्दों का योग यानी 2 गुणा ऑड जगहों पर शब्दों का योग, क्योंकि nc0 जो कि पहला पद है वह एक विषम स्थान है। उसी प्रकार nc2 जो कि तीसरा पद है वह भी एक विषम स्थान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा द्विपद प्रमेय का सूत्र
पास्कल त्रिभुज तथा कुछ विशेष विधियां। अगली वीडियो में हम देखेंगे मध्यम अवधि और द्विपद गुणांक। नमस्कार दोस्तों, आज हम खनिज पोषण पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। अनिवार्य तत्वों को कई क्रिया करनी होती है। वे पौधों की कोशिकाओं की विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। उदाहरणार्थ, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, कोशिका द्रव के परासरण दाब के नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, एंजाइम से संबंधित कार्य, बफर कार्य और वृहद अणु सह एंजाइम से मुख्य संगठक का कार्य करते हैं। खनिज तत्वों के रूप व क्रियाएं निम्नानुसार है। पहला है नाइट्रोजन। इस खनिज तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसका अवशोषण मुख्यतः NO3- आयन के रूप में होता है, लेकिन कुछ मात्रा NO2 अथवा NH4 यानी अमोनिया के रूप में भी ली जा सकती है। इसकी अनिवार्यता पौधों के सभी भागों, विशेषतः विभोजक उत्तकों एवं सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, विटामिन और हार्मोन का एक मुख्य संगठक है। दूसरा है फास्फोरस। पादपों द्वारा फास्फोरस मृदा फॉस्फेट आयनों जैसे HPO4 अथवा H2PO4- के रूप में अवशोषित किया जा सकता है। फास्फोरस का महत्व है कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन, सभी न्यूक्लिक अम्लों एवं न्यूक्लियोटाइड के लिए संगठक है और सभी फॉस्फोराइलेशन कार्यों में इसका महत्व है। कैल्शियम। पादपों द्वारा कैल्शियम मृदा से कैल्शियम आयन Ca2+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। इसकी आवश्यकता विभोजक तथा विभेदित होते हुए उत्तकों को अधिक होती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। वो विशेष रूप से मध्य पट्टिका में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में होती है। इसकी अनियमितता समसूत्री तुर्क निर्माण के दौरान भी होती है।
ये पुरानी पत्तियों में एकत्रित हो जाता है। पोटेशियम। पादपों द्वारा पोटेशियम आयन K+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। इसकी पौधों की विभोजतक ऊतकों, कलिकाओं, पर्णों, मूल शीशों में अधिक मात्रा जरूरत होती है। पोटेशियम कोशिका घनायन ऋणायन संतुलन को निर्धारित करने में सहायक होता है। मैग्नीशियम। ये पादपों द्वारा द्वियोजी मैग्नीशियम आयन Mg2+ के रूप में अवशोषित होता है। यह प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया के एंजाइम को सक्रियता प्रदान करता है तथा DNA तथा RNA के संश्लेषण में भी शामिल होता है। गंधक यानी सल्फर। पादप गंधक को सल्फेट SO4 के रूप में लेता है। ये सिस्टीन व मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल में पाया जाता है। लौह। पादप लौह को फेरक आयन Fe3+ के रूप में लेता है। यह फेरिडक्सिन और साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न रहता है। इनका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय Fe2+ से Fe3+ के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह कैटलेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है और पर्णहरित के निर्माण में ये अनिवार्य होता है। मैंगनीज। यह मैंगनीज आयन Mn2+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। जिंक। पादप जिंक को जिंक Zn2+ आयन के रूप में लेता है। यह विविध एंजाइमों विशेषतः कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है। तांबा। यह क्यूप्रिक आयन Cu2+ के रूप में अवशोषित होता है। यह पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होता है। बोरॉन। ये BO3 अथवा B4O7 आयन के रूप में अवशोषित होता है। इसकी अनिवार्यता इन कार्यों में होती है: Ca2+ को ग्रहण तथा उपयोग करने में, झिल्ली के कार्यशीलता व पराग अंकुरण, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदन, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में ये उपयोगी होता है। मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को पादप MoO2+ के रूप में लेते हैं। यह नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों जैसे कि नाइट्रोजनेस और नाइट्रेट रिडक्टेज तथा कई अन्य एंजाइमों का घटक है। क्लोरीन। ये क्लोराइड आयन Cl- के रूप में अवशोषित किया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए अनिवार्य है, जिससे ऑक्सीजन का निकास होता है। इस वीडियो में हमने सीखा वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता, तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि और मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समाकलन का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन विधि। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि इस वीडियो में हम समाकलन सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग से। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी एक उदाहरण से। हमारा सबसे पहला उदाहरण है समाकलन cos वर्ग x dx का। दोस्तों, इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि क्या हम कोई ऐसी सर्वसमीका जानते हैं जिससे कि हम इसे आसान रूप से समाकलन ज्ञात कर पाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में हमें सबसे पहले यह ध्यान देना होता है कि क्या हम कोई ऐसी सर्वसमीका जानते हैं जिससे कि हम दिए गए प्रश्न को आसान रूप में समाकलन ज्ञात कर पाएं। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा, एक ऐसी सर्वसमीका है जिससे कि हम cos वर्ग x को आसानी से लिख सकते हैं। वो सर्वसमीका है cos 2x बराबर 2 गुने cos वर्ग x घटा 1। यहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त हो जाएगा cos वर्ग x बराबर 1 योग cos 2x बटे 2। अब हम इसका समाकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम cos वर्ग x के जगह पर 1 योग cos 2x बटे 2 प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम cos वर्ग x dx के जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे 1 योग cos 2x बटे 2 dx, तो यहाँ से जब हम समाकलन ज्ञात करना शुरू करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 बटे 2 समाकलन 1 योग cos 2x dx। इसके बाद आप इसका समाकलन आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से दोस्तों 1 बटे 2 समाकलन dx योग 1 बटे 2 समाकलन cos 2x dx। इसके बाद dx का समाकलन जैसे कि आप सब जानते हैं होता है x और cos 2x का समाकलन होता है sin 2x बटे 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है 1 बटे 2x योग 1 बटे 2 sin 2x बटे 2 योग c, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x बटे 2 योग sin 2x बटे 4 योग c। तो दोस्तों, इस उदाहरण से आपने देखा कि किस तरह हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का प्रयोग करके समाकलन ज्ञात करते हैं। आइए इस तरह के कुछ और उदाहरण देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है sin घन x dx का समाकलन ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, sin घन x, जैसा कि अगर आपको याद होगा तो इस प्रकार की भी एक सर्वसमीका आपको याद होगी, जो कि होती है sin 3x बराबर 3 गुने sin x घटा 4 गुने sin घन x। यहाँ से आपको sin घन x का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 3 गुने sin x घटा sin 3x बटे 4। अब जब हम sin घन x के जगह पर इस मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो इसका समाकलन ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इस चरण की ओर। जब हम sin घन x के जगह पर यह मान प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 sin x घटा sin 3x बटे 4 dx। इसके बाद जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा समाकलन 3 sin x बटे 4 घटा sin 3x बटे 4 पूरे का dx, जिसे हम अब अलग अलग करके समाकलन ज्ञात करेंगे। जब हम इसे अलग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा समाकलन 3 sin x बटे 4 dx घटा समाकलन sin 3x बटे 4 dx।
यहाँ पर 3/4 पहले वाले समाकलन में हमारा अचर संख्या है जो कि बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3/4 समाकलन sin x dx घटा दूसरे वाले समाकलन में हमारा 1/4 अचर संख्या है जो कि बाहर आ जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4 समाकलन sin 3x dx, जिसे हम अब समाकलन ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3/4 गुने घटा cos x योग 1/4 cos 3x/3 योग c। तो दोस्तों आपने इस उदाहरण में भी देखा कि किस प्रकार से हम sin घन x dx का समाकलन ज्ञात करते हैं सर्व समीका का प्रयोग करके, जिससे कि हमें प्राप्त हुआ है उसका समाकलन 3/4 घटा cos x योग 1/4 cos 3x/3 योग c, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा घटा 3/4 cos x योग 1/12 cos 3x योग c। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है समाकलन ज्ञात करना sin x sin 2x sin 3x dx का। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से हम इसे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा कि sin a sin b का सूत्र याद रखना। sin a sin b का सूत्र जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होगा 1/2 गुने cos a घटा b घटा cos a योग b। यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और फिर समाकलन ज्ञात करेंगे। तो जब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न में तो आपको प्राप्त हो जाएगा समाकलन sin x sin 2x sin 3x dx बराबर समाकलन sin x गुने 1/2 cos 2x घटा 3x घटा cos 2x योग 3x पूरे का dx। अर्थात यहाँ पर sin 2x और sin 3x में हमने ये सूत्र का प्रयोग किया है जो कि है sin a गुने sin b का। इस सूत्र में sin 2x और sin 3x के मान को प्रतिस्थापित करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ है वो है 1/2 समाकलन sin x cos घटा x घटा sin x cos 5x dx। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपका समाकलन धीरे धीरे आसान होते जा रहा है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करना है और कोशिश करना है कि किस प्रकार से हम इसे आसानी से हल कर पाएं। तो यहाँ पर जब आप इसे और अच्छी तरह से लिखेंगे तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/2 समाकलन sin x cos x घटा sin x cos 5x dx। इसके बाद यहाँ पर आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये जो sin x cos x है यहाँ पर आप 2 गुने sin x cos x बनाकर sin 2x प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो चलिए इसी चरण को आगे बढ़कर हल करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 समाकलन 2/2 sin x cos x घटा sin x cos 5x dx। यहाँ से जब हम इसे पुनः हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 समाकलन 2 sin x cos x बटे 2 घटा sin x cos 5x dx। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास आ गया है 2 गुने sin x cos x, जहाँ पर हम अब sin 2x प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 समाकलन sin 2x बटे 2 घटा sin x cos 5x dx। इसके बाद हमारे पास जो समाकलन आया है वो है 1/2 पूरे का समाकलन sin 2x बटे 2 dx घटा समाकलन sin x cos 5x dx। चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों का समाकलन ज्ञात करेंगे। जब हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कि ये जो sin x cos 5x है इसे भी हम सूत्र में लिख सकते हैं, जो कि होता है 2 गुने sin a cos b बराबर sin a योग b योग sin a घटा b। जब हम इस सूत्र में sin x cos 5x को प्रतिस्थापित करना चाहेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ये 1/2 गुने 1/2 समाकलन sin 2x dx घटा 1/2 समाकलन 1/2 sin x योग 5x योग sin x घटा 5x पूरे का dx। चलिए अब हम इसे पुनः और हल करते हैं। जब हम इसे और हल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4 गुने घटा cos 2x बटे 2 घटा 1/2 समाकलन
1/2 साइन 6x योग साइन घटा 4x dx, जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4 गुने घटा cos 2x/2 घटा 1/2 गुने 1/2 समाकलन साइन 6x dx घटा 1/2 गुने 1/2 समाकलन साइन घटा 4x dx। इसके बाद साइन 6x dx का समाकलन और साइन 4x dx का समाकलन हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ये 1/4 गुने घटा cos 2x/2 घटा 1/4 गुने घटा cos 6x/6 घटा 1/4 गुने cos 4x/4 योग c, जिसे हम और अरेंज करके लिखेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/8 गुने घटा cos 2x योग 1/24 cos 6x घटा 1/16 cos 4x योग c। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 1/4 गुने cos 6x/6 घटा cos 4x/4 घटा cos 2x/2 योग c। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपने देखा कि किस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करके बड़े से बड़े प्रश्न को भी हल कर पा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से एक बार और अच्छी तरह से हल कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है समाकलन cos 2x घटा cos 2 अल्फा बटे cos x घटा cos अल्फा dx ज्ञात करना। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए भी हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम जिस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे वो होगा cos c घटा cos d, जो कि बराबर होती है घटा 2 गुने साइन c योग d बटे 2 गुने साइन c घटा d बटे 2। चलिए अब हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करके cos 2x घटा cos 2 अल्फा का मान प्राप्त करते हैं। जब हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करके मान प्राप्त करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा घटा 2 साइन 2x योग 2 अल्फा बटे 2 गुने साइन 2x घटा 2 अल्फा बटे 2 बटे घटा 2 साइन x योग अल्फा बटे 2 गुने साइन x घटा अल्फा बटे 2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सर्वसमीका का प्रयोग करके cos 2x घटा cos 2 अल्फा बटे cos x घटा cos अल्फा का मान प्राप्त किया। चलिए इसे और हल करते हैं। जब हम इसे और हल करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा साइन x योग अल्फा गुने साइन x घटा अल्फा बटे साइन x योग अल्फा बटे 2 गुने साइन x घटा अल्फा बटे 2। चलिए इसे और हल करते हैं। दोस्तों जब हम इसे और हल करेंगे तो यहाँ पर भी अब हमें एक और सर्वसमीका का प्रयोग करना होगा, जो कि होगा साइन x योग अल्फा और साइन x घटा अल्फा का सूत्र, जो कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। इन सूत्र का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को और हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने साइन x योग अल्फा बटे 2 गुने cos x योग अल्फा बटे 2 गुने 2 गुने साइन x घटा अल्फा बटे 2 गुने cos x घटा अल्फा बटे 2 बटे साइन x योग अल्फा बटे 2 गुने साइन x घटा अल्फा बटे 2। दोस्तों यहाँ से जब हम इसे और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये 4 गुने cos x योग अल्फा बटे 2 गुने cos x घटा अल्फा बटे 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 cos x योग अल्फा बटे 2 गुने cos x घटा अल्फा बटे 2, जो कि हमें एक और सूत्र में बनता हुआ दिख रहा है, जो कि है 2 गुने cos a गुने cos b, जो कि बराबर होता है cos a योग b योग cos a घटा b। जब हम इस सूत्र में हमारे प्राप्त किए गए फलन को लिखेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने cos x योग अल्फा बटे 2 योग x घटा अल्फा बटे 2 योग cos x योग अल्फा बटे 2 घटा x घटा अल्फा बटे 2, जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुने cos x योग cos अल्फा। तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा कि हमें प्राप्त हो रहा है cos 2x घटा cos 2 अल्फा बटे cos x घटा cos अल्फा बराबर 2 गुने cos x योग 2 गुने cos अल्फा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समाकलन cos 2x घटा cos 2 अल्फा बटे cos x घटा cos अल्फा dx बराबर होता है
समाकलन 2 गुने cos x योग 2 गुने cos अल्फा dx के। यहाँ से जब हम इसे हल करना चाहेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा समाकलन 2 गुने cos x dx योग समाकलन 2 गुने cos अल्फा dx। अब हम इन दोनों को हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2 गुने समाकलन cos x dx योग 2 गुने समाकलन cos अल्फा dx। 2 हमारी यहाँ पर अचर संख्या है जो कि बाहर आ जाएगी। हमें प्राप्त होगा फिर 2 गुने समाकलन cos x dx योग 2 गुने समाकलन cos अल्फा dx, जिसे हम बड़े ही आसानी से समाकलन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने साइन x योग 2 गुने x cos अल्फा योग c। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने समाकलन ज्ञात किया त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का प्रयोग करके। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपका अध्याय वंशागति के आणविक आधार को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, आनुवंशिक पदार्थ की खोज और आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को समझा था। इस वीडियो में हम आरएनए संसार और डीएनए प्रतिकृति को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने इस महत्वपूर्ण संरचना डीएनए के बारे में पढ़ा था। आरएनए इससे काफी अलग है क्योंकि आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है, ना कि थायमीन के साथ, और इसमें राइबोज शर्करा होती है। आइए अब इस आरएनए की कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। आरएनए का मतलब है राइबोन्यूक्लिक अम्ल और यह पहला आनुवंशिक पदार्थ था। और दोस्तों जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे कि उपापचयी स्थानांतरण और संबंधन जैसी प्रक्रियाओं का विकास आरएनए से हुआ है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ एक उत्प्रेरक भी है। उत्प्रेरक को हम कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आरएनए और डीएनए दोनों ही किसी भी जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और डीएनए प्रतिकृति यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन को समझते हैं। डीएनए प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए कोशिका विभाजन के दौरान स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। और दोस्तों आप सभी को एक और बात याद रखनी है कि जो डीएनए प्रतिकृति है ये अर्ध संरक्षी यानी कि सेमी कंजर्वेटिव होती है, जिसका मतलब है कि जब डीएनए का अणु बनेगा तो उसमें एक पैतृक और एक नई निर्मित लड़ी रज्जुक होता है। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में और जानेंगे। आइए दोस्तों अब मेसल्सन स्टॉल प्रयोग को समझ लेते हैं। मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक प्रयोग किया था जो कि इसने ये बताया कि डीएनए अर्ध संरक्षी है। ये प्रयोग नाइट्रोजन के N15 और N14 आइसोटोप्स के घनत्व पर आधारित है, जिसमें कि जो N15 आइसोटोप वाला नाइट्रोजन है उसका ज्यादा घनत्व है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया था। इस प्रयोग में
बैक्टीरिया को कई पीढ़ियों के लिए N15 वाले मीडियम में विकसित किया गया था। इसकी वजह से जो डीएनए इन कोशिकाओं में था उसमें N15 नाइट्रोजन आ गई थी। फिर इन बैक्टीरिया कोशिकाओं को दूसरे N14 वाले मीडियम में स्थानांतरित किया गया। फिर वहां पर भी इनको कुछ पीढ़ियों के लिए ग्रो किया गया। फिर उन कोशिकाओं से डीएनए को लिया गया और उसको सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दिया। फिर इस सॉल्यूशन को उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज के बाद एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा, जिसका मतलब है कि डीएनए उस जगह पर चला जाएगा जहां पर उसका घनत्व सॉल्यूशन के घनत्व के बराबर है। अब दोस्तों, जिस डीएनए के पास N14 आइसोटोप का नाइट्रोजन होगा वो ट्यूब में थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और जिसके पास N15 वाला नाइट्रोजन होगा वो ट्यूब में नीचे रहेगा क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है। अब N14 मीडियम में पहली पीढ़ी के बैक्टीरिया में जो बैंड मिले वो थे N14 और N15 घनत्व के डीएनए वाले, मतलब कि बीच का बैंड इनको मिला, जो कि ये दर्शाता है कि डीएनए के एक रज्जु के पास N14 आइसोटोप है। अब N14 मीडियम के दूसरी पीढ़ी के बाद जो बैंड हमको ट्यूब में मिले उनमें से एक बीच के घनत्व वाला बैंड था जिसमें कि एक डीएनए रज्जु के पास N15 नाइट्रोजन थी, और जो दूसरा हमको बैंड मिला वो कम घनत्व वाला था, इसलिए वो हमको थोड़ा ऊपर मिला, जिसमें कि किसी भी रज्जु के पास N15 वाला नाइट्रोजन नहीं है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि डीएनए प्रतिकृति के दौरान दोनों रज्जुक अलग अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं और नए पूरक रज्जुक का निर्माण करते हैं, जिसके बाद डीएनए का एक अणु बनता है और उस अणु के पास एक पैतृक रज्जुक होता है और एक नई निर्मित रज्जुक होता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रयोग से यह साबित हो गया कि डीएनए प्रतिकृति अर्ध संरक्षी होती है। आइए दोस्तों, अब डीएनए प्रतिकृति को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। अब दोस्तों, यहां तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोशिका विभाजन से थोड़ा पहले डीएनए अपनी प्रति बनाता है, जिससे कि जो नई कोशिका बनती है उसके पास भी डीएनए होगा, उसके पास भी आनुवंशिक पदार्थ होगा। अब डीएनए प्रतिकृति को अच्छे से करने के लिए, क्योंकि ये प्रक्रिया एकदम सटीक तरीके से करनी होती है, नहीं तो उत्परिवर्तन हो जाता है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इसको अच्छे से करने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हैं डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज और लाइगेज। अब हम इन एंजाइम्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम डीएनए पॉलीमरेज को समझ लेते हैं। एक एंजाइम जो कि 4 न्यूक्लियोटाइड क्षारों से नए डीएनए अणु को बनाता है, जो मौजूदा डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है। अब हम अगले एंजाइम को समझेंगे, जो कि है हेलिकेज। यह एंजाइम विपरीत रज्जु के क्षारों के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर डीएनए कुंडली संरचना को खोलने का काम करता है। अब हम अगले एंजाइम को समझ लेते हैं, जो कि है प्राइमेज। प्राइमेज भी एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। यह प्राइमर बनाता है जिससे डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। अगला एंजाइम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है। एक लाइगेज जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के गठन को उत्प्रेरित करके डीएनए रज्जु को एक साथ जोड़ने का काम करता है। अब दोस्तों, ये सारे एंजाइम काम कैसे करते हैं और डीएनए प्रतिकृति की पूरी प्रक्रिया को अब हम यहाँ पर समझेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि डीएनए 2 रज्जु से बना होता है। ये द्विकुंडली संरचना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें
नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जो कि A, C, G और T से दिखाए हुए हैं। अब दोस्तों क्षार युग्मन एक दूसरे के पूरक हैं, जिसका मतलब है कि अगर एक रज्जु में A है तो दूसरे में T होगा और ऐसे ही C और G के साथ होता है। और इसके पास एक 5 प्राइम किनारा होता है और दूसरी ओर 3 प्राइम किनारा होता है। ऐसे ही दूसरी रज्जु के साथ भी होता है। सबसे पहले दोस्तों दोनों रज्जु को हेलिकेज एंजाइम की मदद से अलग अलग किया जाता है। इससे रेप्लिकेशन फोक बनता है। अब प्राइमेज एंजाइम आता है जो कि प्रक्रिया को शुरू करता है। ये एंजाइम आरएनए का एक टुकड़ा बनाता है जिसे कि हम प्राइमर कहते हैं। इस प्राइमर की वजह से डीएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर चिपक जाता है जो कि नए डीएनए रज्जु का निर्माण करेगा। मगर ये एंजाइम एक ही दिशा में डीएनए बनाता है, जिसका मतलब है कि एक ही दिशा में ये डीएनए बेसेस यानी कि क्षारों को जोड़ेगा। इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं यानी कि लीडिंग रज्जु कहते हैं, क्योंकि ये लगातार बनती है। दूसरी ओर लैगिंग रज्जु लगातार नहीं बनता है क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रहा होता है। ये छोटे छोटे खंडों को बनाता है जिन्हें हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर भी सेम ही तरीके से काम होगा। पहले प्राइमेज एंजाइम आएगा जो कि प्राइमर को बनाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो प्रक्रिया को शुरू करेगा। ऐसे ऐसे करके ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगे। जब डीएनए पूरी तरह से बन जाता है तब एक नया एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस आता है और ये आरएनए प्राइमर को हटा देता है वहां से, और जो खाली जगह बचती है उसको डीएनए पॉलीमरेज फिर से भर देता है। बाद में फिर डीएनए लाइगेज आता है और डीएनए रज्जु को एक साथ जोड़ देता है, और ऐसे ही डीएनए प्रतिकृति का पूरी प्रक्रिया हो जाती है। अब डीएनए प्रतिकृति अर्ध संरक्षित होती है, जिसका मतलब है कि इसके पास एक पुराना रज्जुक होगा और एक नया रज्जुक होगा। पुराना रज्जुक को हम पैतृक रज्जु कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। इस वीडियो में हमने आरएनए के बारे में पढ़ा, हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में बात करी जो कि डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए प्रतिकृति में कैसे काम आते हैं उसको हमने देखा, और हमने डीएनए प्रतिकृति की पूरी प्रक्रिया को समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम अनुलेखन को समझेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। धन्यवाद। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहनकर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है।
सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।